Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. तो बेसिकली आज हम आपके CDS 2025 सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो PYQ थे आपके फिजिक्स के उसके क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उनके आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ताकि आपको मालूम हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। CDS 2025 रिटन एग्जाम फिजिक्स PYQ आपके अप्रॉक्सीमेटली फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे 2025 सेकंड एग्जाम में वो आए थे आपके 10 क्वेश्चंस बेसिकली। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा, फिर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम सॉल्व भी करेंगे। तो हम देखते क्वेश्चंस किस टाइप के आपके। जैसे पहला क्वेश्चन है, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड करंट की बात कर रही है। इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, इंड्यूस करंट की बात जब करते हैं ना तो ये नॉर्मल करंट नहीं होता। बेसिकली अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई भी कॉइल रखोगे और उसको मूव करोगे ना तो एक कॉइल पर जो आपका चार्ज होता है दूसरे कॉइल पे आपका शिफ्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंड्यूस्ड करंट। तो आपने सुना होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो आपका नॉर्मल होता था, जो कि आपका डायरेक्शन, मोशन और बेसिकली फील्ड के बारे में बताता था। लेकिन आपका जो इसमें होता है ना, जो इंड्यूस्ड करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट थोड़ा नॉर्मल करंट से डिफरेंट होता है। वो करंट क्यों आता है, बेसिकली अगर कोई कॉइल, मान लो आपके पास दो कॉइल है, कॉइल ए और कॉइल बी, अगर वो कोई मैग्नेटिक फील्ड में है और अगर आप उसको मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको बार बार मूव कर रहे हो तो जो एक कॉइल पर चार्ज था दूसरे कॉइल पर वो बेसिकली शिफ्ट होने लग जाता है ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पूछा गया है आपका कि कौन सा रूल होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताने के लिए। क्या वो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, क्या वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो नहीं बताता हमें, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता, लेकिन वो आपके इंड्यूस करंट के बारे में नहीं बताता। राइट हैंड थंब रूल भी नहीं बताता आपका, ये डायरेक्शन बताता है, ये बेसिकली आपका क्या बताता है, मोशन, ये भी नहीं बताता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है आपका, बेसिकली कि थंब जो होता है ना, थंब जो होता है आपका, थंब बताता है आपका मोशन ऑफ कॉइल, कह सकते हो। जो आपका राइट थंब है वो क्या बताता है आपका मोशन या फोर्स कह सकते हो आप, क्या बताता है मोशन ऑफ कॉइल। थंब आपका क्या बताता है, मोशन ऑफ कॉइल, या फोर्स भी कभी कभार यूज करा जाता है क्योंकि फोर्स से तो मूवमेंट होगी ना। फिर होता है आपका फोर फिंगर। देखो सेम जैसे आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल होता है ना, ऐसे आपका ये थंब का परपेंडिकुलर आपका बेसिकली ये फोर फिंगर, और इस फोर फिंगर के परपेंडिकुलर होता है आपका मिडल फिंगर। ऐसे ये देखो, अगर आप देखोगे ये इसके परपेंडिकुलर है, और इसको मैं शिफ्ट करो तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों फिंगर मतलब तीनों जो ये है आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपका जो थंब है, थंब क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कॉइल। अब ये फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर क्या इंडिकेट करेगा आपका, बेसिकली फोर फिंगर जो होता है इंडिकेट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडल फिंगर होता है, मिडल फिंगर जो होता है, देखो ये हो गया आपका फोर फिंगर, और फोर फिंगर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करता है आपका, बेसिकली इंड्यूस्ड करंट। नॉर्मली हमें ये तो पूछा है कि इंड्यूस्ड करंट कौन बताता है, तो बताता है आपका मिडल फिंगर, इंड्यूस्ड करंट। तो बेसिकली किस रूल के हिसाब से हमने निकाला, ये रूल जो होता है आपका, ये रूल होता है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो आपके नॉर्मल करंट के लिए होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के तो वो होता है आपके इंड्यूस्ड करंट के लिए। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपके दो कॉइल हैं, अगर उसको हम रोटेट करते, मूव करते, तो उसमें अपने आप ही करंट इंड्यूस हो जाता है, कैरी कर लेता है वो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो वो किस रूल से दिखाते हैं हम, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में थोड़ा इजी लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक कार ट्रेवल टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है गाड़ी का, एल है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या है आपका डिस्टेंस टोटल, क्या आपका एल, ठीक है। इट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1। जैसे इसका मैंने हाफ कर दिया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका l/2। किस स्पीड से करा है इसने, v1। अब दूसरा जो होगा वो भी क्या होगा आपका l/2, क्योंकि हाफ करा है ना हमने, और दूसरा क्या बोला गया, दूसरा लिया इसने v2। तो आपको क्या बताना, एवरेज स्पीड। अब देखो VAB, या फिर हम एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। लेकिन आपको मालूम है जैसे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमने मान लो हम इस पॉइंट का नाम दे देते ए बी सी, तो ए सी आपका टोटल डिस्टेंस है, फिर एक बार ए बी ट्रेवल करेगा फिर बी सी ट्रेवल करेगा, तो आप खुद देखो तो ए बी और बी सी इसके लिए टाइम अलग अलग होगा ना, तो हम पहले के लिए टाइम ले लेते हैं T1 और दूसरे के लिए हम टाइम ले लेते हैं T2, अलग अलग टाइम, क्योंकि देखो हमें टोटल टाइम भी तो चाहिए। देखो टोटल डिस्टेंस तो हमारा L है ही, वो हमें मालूम है टोटल डिस्टेंस कितना हमारा L, लेकिन हमें मेन क्या चाहिए आपको, टोटल टाइम। ये निकालना थोड़ा सा यूनिक मेथड हो सकता है आपका, तो निकालेंगे कैसे इसको हम, पहले इतना आप समझ चुके तो इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा एक अलग से बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेंगे। फिर देखो T1 जो होगा, आप T1 का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, आपके स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपका बेसिकली ये क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, टाइम इधर चला जाएगा, डिस्टेंस टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। T1 के लिए टाइम, T1 के लिए डिस्टेंस क्या था आपका, T1 का डिस्टेंस था आपका L/2, हाफ डिस्टेंस किया था ना हमने, और उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड थी इसकी V1। आपको मालूम है कि फर्स्ट जर्नी में स्पीड क्या थी हमारी V1, फर्स्ट जर्नी में स्पीड क्या थी हमारी V1, ठीक है, और टाइम क्या लिया हमने इसका T1, और डिस्टेंस कितना कितना हाफ। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अगर मैं T2 निकालूंगा, T2 भी आपका सेम निकलेगा, वो भी हाफ डिस्टेंस होगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी V2। लेकिन मेरा टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम होगा मेरा T1 प्लस T2। टोटल टाइम क्या होगा मेरा T1 प्लस T2 विच इज L अपॉन में 2V1 प्लस L अपॉन में 2V2, यही तो है, L बाय 2V1 2V2। इसका एलसीएम ले लो नॉर्मली, अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2V1 V2, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2V1 V2। अब देखो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, V2 से, L V2, और ये क्या हो जाएगा L V1, ये नॉर्मल एलसीएम है। एट द एंड आपका टोटल टाइम टेकन कितना आया, टोटल टाइम टेकन जो आया आपका वो आया, इसमें से देखो दोनों में से L कॉमन ले सकते हो आप, अगर मैंने L कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा V2 प्लस V1, और नीचे क्या बचा आपका 2V1 V2, ये आपका क्या बचा आपका टोटल टाइम टेकन। अब देखो हमें जो जो चाहिए था सब मिल गया हमें टोटल। अब अगर मैं निकालूंगा यहाँ से V एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम तो ये आ गया हमारा। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या था ना, टोटल डिस्टेंस तो हमारा L था ना, हमने उसको बाद में हाफ में डिवाइड किया था L/2, L/2, टोटल क्या था हमारा L, और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ हमारा L V2 प्लस V1 इंटू में 2V1 V2। अब देखो ये L से ये L कट गया, और ये जो हो जाएगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो टोटल हमारा एवरेज स्पीड कितना निकलेगा आपका 2V1 V2, 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 लिख लो, या V2 प्लस V1 लिख लो, एक ही बात है। ये हमारा निकला टोटल आपका क्या निकला आपका एवरेज स्पीड बेसिकली। तो हमारा ऑप्शन देखते कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 2V1 V2 प्लस अपॉन में V1 प्लस V2, ये हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन मैं वापस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको पहले टाइम में ब्रेक करो, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको स्पीड दे रखा है, तो आप इसको ऑब्वियसली टाइम में करोगे, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस आपको दे रखा है, इसका मतलब आपको टोटल टाइम टेकन निकालना है, तो आपको ऐसे इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट जर्नी के लिए T1 निकाला, फिर सेकंड जर्नी के लिए, फिर दोनों का टाइम ऐड कर दिया मैंने, टोटल टाइम क्या कर दिया T1 प्लस T2, दोनों का एलसीएम लिया, टोटल टाइम मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस टोटल क्या था हमारा L, और तो हमने टाइम क्या निकाला अभी ये L से L क्रॉस, बस बेसिक मैथ है आपका, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा क्या निकला फिर आपका एवरेज स्पीड का निकला आपका 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है, मैं बता ही देता हूं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड कांस्टेंट बाय इक्वल है। देखो
थ्रू आउट द आपके लीनियर मोमेंटम बोलता है कि कंजर्व्ड कब रहता है, उसने कंडीशन दे रखी है क्या, जब नेट फोर्स आपका मैक्सिमम होगा, जब फोर्स आपका सबसे मैक्सिमम होगा तब, या जब फोर्स आपका जीरो होगा तब, या जब टॉर्क आपका जीरो होगा तब, या फिर नेटवर्क मैक्सिमम होगा तब। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हम आप देखो कि इसमें मोमेंटम और फोर्स को कहाँ पे, देखो क्या पूछा गया, मोमेंटम और फोर्स कहीं ना कहीं आपके फॉर्मूले में क्या हो रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है फोर्स वाले, फोर्स और मोमेंटम को कनेक्ट कर सकते हैं बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है आपका, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन में टाइम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड कब रहेगा, या इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम को ना हम ऐसे इसको बोलते हैं डेल्टा पी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, टाइम टेक मतलब कितना टाइम चेंज हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपके फोर्स के इक्वल ही आता है, फोर्स के इक्वल। मान लो अगर आपका फोर्स जीरो है, जैसे मान लो ये वाला ऑप्शन है, अगर फोर्स आपका जीरो है तो कहीं ना कहीं आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी तो जीरो हो जाएगा ना। देखो टाइम तो कभी जीरो होता नहीं, टाइम तो कब देखो हल्का सा बिल्कुल पॉइंट कुछ टाइम, लेकिन टाइम तो होगा, टाइम कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि P2 माइनस P1 इनके बीच का जो डिफरेंस बेसिकली क्या आपका जीरो है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप क्या कह सकते हो कि आपका मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व्ड हुआ है, कांस्टेंट हुआ है बेसिकली। तो पूछा गया आपका लीनियर मोमेंटम जो है पार्टिकल का कंजर्व्ड कब रहता है, तो उसका ऑब्वियसली सही आंसर क्या है कि जब आपका फोर्स क्या होगा उसके ऊपर जीरो। अगर आपका फोर्स जो है वो जीरो है तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टाइम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन क्या होगा आपका जीरो बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, फोर्स भी जीरो, तो आपका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, when a stone tied to a string is whirled in a circle, the work done on it by the string। एक स्ट्रिंग है, एक स्टोन लगा हुआ है, अब ये घूम रहा है गोल गोल, तो ऑब्वियसली इस पे कौन सा फोर्स लगेगा आपका अंदर की तरफ में, FC विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ जो खींचता है। अब क्या लिखा गया है कि वर्क डन ऑन इट बाय द स्ट्रिंग, स्टोन के ऊपर जो आपके स्ट्रिंग ने वर्क करा है वो क्या होगा, इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टोन। देखो वर्क डन जो होता है कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो बेसिकली एग्जैक्टली डायरेक्टली आपके मास पे डिपेंड नहीं करता, तो ये छोड़ दो। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप जब भी एक स्टोन को टाई अप करके ऐसे रस्सी के साथ घुमाते हो तो बेसिकली आपका रस्सी जो होता है ना, स्ट्रिंग जो होता है वो आपके स्टोन को अंदर की तरफ कहीं ना कहीं खींचता है, जो कि क्या होता है आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है। लेकिन अगर यहाँ से रस्सी अचानक से टूट जाएगी ना तो ये आपका ऐसे टेंजेंशियली निकल जाएगा, जिस भी पॉइंट पर होगा। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, बहुत तेज घुमा रहा हूँ, अगर मेरी स्ट्रिंग टूट गई तो टेंजेंशियली जाएगा, वो स्टोन क्या जाएगा आपका, टेंजेंट के थ्रू होते हुए जाएगा आपका। तो आप कह सकते हो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ना आपका जरूरी नहीं है कि बेसिकली आपका वर्क डन जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, वहां पर वर्क डन हो सकता है आपका जीरो। अब देखो वहां पर वर्क डन जीरो क्यों होगा, आप एक चीज देखो, आपने देखा है ना कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहां पर आपका अगर वर्क के बीच में परपेंडिकुलर है, देखो जैसे आप देख सकते हो स्ट्रिंग और स्टोन, स्ट्रिंग और स्टोन के बीच कहीं ना कहीं क्या है आपका, स्ट्रिंग कैसे अटैच होगा, परपेंडिकुलर अटैच होगा। आपको मालूम है कि कोई भी चीज अगर आपके परपेंडिकुलर होता है तो थीटा वहां पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका वर्क जो होगा अपने आप ही क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी कह सकते हो पोर्टर है या कूली है, आप वो सामान सर पे उठाता है, सर पे रख करके जाता है, तो चल भले कूली रहा है लेकिन वहां पे वर्क डन क्या होगा उसका जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो जो उसने सामान रखा है वो कूली ने अपने सर के ऊपर, जैसे मान लो कूली का सर है और उसके ऊपर ऐसे सामान है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर होता है तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल जो होगा इनके बीच का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपका एंगल जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका वर्क डन क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो आप कह सकते हो कि अगर स्ट्रिंग जो है स्टोन से बंधा है तो ये परपेंडिकुलर तो बंधा है, ठीक है। तो वर्क डन ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ना उस पर डिपेंड करता है, वर्क डन होगा आपका जीरो, क्योंकि उसके बीच का जो थीटा है या फिर एंगल जो कि आपका 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री।
तो इसका भी याद रखना कि एंगल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर 90 से थोड़ा आगे पीछे होता तो कुछ ना कुछ वर्क होता, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर थीटा बिल्कुल आपका 90 डिग्री है तो आपका वर्क डन क्या होगा उस टाइम पर, 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। Assume A does 500 joule of work in X minutes and B does 100 joule of work in 20 minutes. If the power delivered by A is P1 and B is P2, और कंडीशन दे रखी है हमें P1 जो है वो 2P2 के इक्वल है, देन X इन मिनट्स, हमें टाइम बताना है कि कितने मिनट में आपके A ने काम करा 500 जूल का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बात सॉरी पहली बात, इसमें बात किसकी करी गई है, इसमें बात करी गई है आपके वर्क की, आपके टाइम की, और पावर भी। देखो यहाँ पर क्या है कि पावर डिलीवर्ड, तो हमें बेसिकली पावर का फॉर्मूला मालूम होता है ना। अब देखो P1 किसके लिए लिया है, आपके A के लिए, और P2 किसके लिए, आपके B के लिए। तो P1 का फॉर्मूला क्या होगा आपका, वर्क अपॉन में टाइम। P1 ने कितना वर्क करा 500, ऊपर दे रखा हमें क्वेश्चन में गिवन है। टाइम कितना दे रखा है इसने x मिनट, लेकिन आपको याद रखना कि अगर इसने जूल में दे रखा है ऐसा यूनिट है तो हमें टाइम भी क्या लेना पड़ेगा, ऐसा यूनिट विच इज सेकंड। तो अगर x मिनट है, अगर इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से मल्टीप्लाई, तो सेकंड में आ जाएगा ये आपका। जैसे मान लो 2 मिनट है, अगर मान एज्यूम कर लो कि अगर इसका यहाँ पे 2 मिनट है, अगर मुझको सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 60 से तो मल्टीप्लाई करूंगा ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका P1 कितना आ गया आपका 500 अपॉन में 60x। 60 यहाँ पे क्यों लिखा हमने, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। सेम अब हम P2 में करेंगे। P2 किसका, P2 कौन काम कर रहा था आपका B। ठीक है, उसका भी क्या होगा वर्क अपॉन में टाइम। इसने कितना वर्क करा आपका, वर्क करा इसने 1000, और कितना करा इसने 20 मिनट्स। 20 है तो इसको हम भी इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ गया आपका 12, 2 6 12, कट गया आपका 2 5 10, 2 6 12, तो क्या आ गया आपका 5 अपॉन में 6। ठीक है, P1 और P2 आ गया आपका, P1 और P2 आ गया आपका 500 अपॉन में 60x, और ये क्या आ गया आपका 5 अपॉन में 6। अब कंडीशन क्या है कि P1 इज इक्वल टू 2P2, P1 इज इक्वल टू 2P2। P1 क्या है हमारा, P1 हमने ये निकाला 500 अपॉन में 60x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 अपॉन में 6। बस इसको क्रॉस इधर उधर ले जाओ, इधर उधर ले जाओ, तो आपका क्या बचेगा, क्या बनेगा 60x इंटू में 5। ठीक है, और यहां क्या जाएगा आपका 500 इंटू में 6। अब अगर हमें खाली x ही तो निकालना है तो क्या करोगे आप, x निकालने के लिए 500 इंटू में 60 अपॉन में 5, और 60 भी नीचे चला गया आपका, तो ये चला गया आपका 100, ये चला गया आपका 10। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, मैं आपको एक अच्छे से बड़े बोर्ड पे बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है आपका, ये पूरा क्रॉस करके बताना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जगह कम पड़ रहा था। तो हमने P1 का क्या निकाला था याद रखना, अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो 500 अपॉन में 60x था, और P2 क्या था आपका 5 अपॉन में 6 है ना। हाँ, तो आपका कंडीशन क्या दे रखा था आपका, बेसिकली ये हमने सॉल्व करा था अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था हमने, तो वो याद रखना। ये कंडीशन क्या दे रखा था, P1 इज इक्वल टू 2P2। ठीक है, 2P2, P1 क्या था हमारा 500 60x, और P2 क्या था हमारा 5/6, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, अब 500 इंटू में 3 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 60x इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू एक्स इंटू में 5। ठीक है, अब देखो हमें x ही तो चाहिए, ये दोनों आपके x से मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, 500 इंटू में 3 इधर क्या हो जाएगा 60 इंटू में 5, x की वैल्यू आ गई, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 5 10 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर x क्या आया आपका, x आया आपका 10/2। 10/2 का मतलब है x की वैल्यू आई आपकी 5। ठीक है, तो आपका x क्या था मिनट में, तो था क्या है आपका 5 मिनट। ठीक है,
तो P1 को काम करने में जो टाइम लगा वो क्या लगा, x था, जो कि क्या है आपका आंसर में 5 मिनट। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप P1 निकाल लो, P2 निकाल लो, कंडीशन में गिवन था, उसको कंपेयर कर दिया, फिर हमारा ऑब्वियसली पूरा मैथ्स बेसिकली x आ गया। तो इसका आंसर जो होगा आपका कहीं 5 है, तो हाँ है 5 है हमारा ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है, बस हाँ आपको देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको बेसिक फॉर्मूले भी मालूम है ना, बेसिक से बेसिक फॉर्मूले, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकली है बेसिकली। ए साउंड वेव ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर, ये क्या है वेलोसिटी, प्रोड्यूसेस 20 क्रस्ट एंड 20 ट्रफ इन 0.1 सेकंड। क्या आपका टाइम, क्रस्ट ट्रफ क्या होता है आपका, अपर पार्ट है नीचे पार्ट है, क्रस्ट ट्रफ ये आपका एक साइकिल हो जाएगा बेसिकली। अगर 20 क्रस्ट है 20 ट्रफ है तो बेसिकली पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो गया ना, मतलब टोटल साइकिल कितना है इसका 20 कंप्लीट साइकिल है, 20 कंप्लीट साइकिल। अब खुद देखो ये एक क्रस्ट एक ट्रफ, तो ये एक साइकिल बन गया, ऐसे आपके 20 क्रस्ट है 20 ट्रफ है, तो आपके 20 कंप्लीट साइकिल होंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, द वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, साइकिल पर सेकंड, मतलब और टाइम गिवन जो होगा वो भी आप कह सकते हो, कितना साइकिल और कितना टाइम गिवन है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, टोटल साइकिल अपॉन में टाइम कितना दे रखा है हमें। तो आप देखो साइकिल कितना था आपको टोटल कंप्लीट 20 और टाइम कितना 0.1 सेकंड गया, जीरो आ गया, तो क्या आया आपका 200 हर्ट्ज आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका टोटल साइकिल अपॉन में टाइम कह सकते हो आप, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका 200 हर्ट्ज, आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप डिस्टेंस ही तो बोल सकते हो, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस ही तो है बेसिकली, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में टाइम। एक बात बताओ यहाँ पर ये 1 अपॉन टाइम ही तो है, 1 अपॉन टाइम, अगर टाइम अगर आपके रेसिप्रोकल में तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी, वो क्या आ गया आपके वेलोसिटी के इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल लैम्डा। देखो लैम्डा और 1 अपॉन टी क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी किसको आ गया आपके वेलोसिटी के इक्वल। अब एक बात देखो हमें क्या निकालना है इसमें से, हमें निकालना है आपका लैम्डा निकालना है, ठीक है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ अगर निकालना है मुझे यहाँ से तो वेलोसिटी के नीचे चला जाएगा ना आपका फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी के नीचे फ्रीक्वेंसी चला जाएगा ना आपका। वेलोसिटी कितना था आपका 330 मतलब 330, और हमने फ्रीक्वेंसी भी क्या निकाली 200, हाँ 200 कट गया। तो आपका आंसर क्या आएगा करके देखते हैं, रुक जाओ। ऑब्वियस है अगर आप 33 को 2 से डिवाइड कर दो तो 16 पॉइंट समथिंग ही आएगा, और उससे मैच कौन सा कर रहा है आपका आंसर, ये मैच नहीं कर रहा, ना ये कर रहा है ना ये कर रहा है, ऑब्वियसली ये कर रहा है, वरना करके भी देख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है आपका। 20 13 पॉइंट लगाओ 0 6 120, वापस से आप लगाओगे 0 5 1.65 ही आ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा आपका, वेवलेंथ जो आयो क्या है हमारा 1.65। लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मुलेज मालूम होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है ना, देखो जैसे मैंने ये फॉर्मूला कैसे करा, आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है साइकिल अपॉन में टाइम, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपका डिस्टेंस क्या था वेवलेंथ, टाइम क्या था टोटल टाइम टेकन। आपको फिर ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है पर टाइम, पर यूनिट टाइम, 1 अपॉन टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो यहाँ से मैंने रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को क्या निकाल दिया फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ से मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया, फिर यहाँ से मुझे लैम्डा निकालना था तो इसको मैंने नीचे कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये दोनों वैल्यूज पुट हो गई थी मुझे। ये आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको सारे फॉर्मूले कनेक्ट करने आते हो, लेकिन अगर आप फॉर्मूला कनेक्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे तो थोड़ा बहुत इशू आपका हो सकता है, बाकी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, ठीक है। एन एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड, एक्सरे डिफ्लेक्टेड किसके थ्रू, किससे होगा, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नीदर बाय इलेक्ट्रिक नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपका एक्सरे जो होता है हाई एनर्जी रे होता है, लेकिन आपको मालूम है जैसे आपका एक्सरे का ना तो बेसिकली मास हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, ठीक है,
ना तो बेसिकली इसका मास निकाल सकते हैं, ना एक्सरे आपके चार्ज पार्टिकल है, ना तो ये चार्ज पार्टिकल है। आपका कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, या तो ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा, वो अलग बात है। भले अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, ठीक है, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, ये भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन हमारा अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई न्यूट्रल है कोई भी मान लो, तो वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सेम आपका एक्सरेज जो होता है वो हाई एनर्जी रेज होता है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल नहीं होता, ठीक है, ना तो उसमें चार्ज पार्टिकल होता है, वो आप कह सकते हो उसको चार्ज लेस कह सकते हो, या फिर उसको मास लेस भी कह सकते हो, क्योंकि मास लेस भी होता है, ना तो उसमें कुछ मास होता है, ना इसमें कोई चार्ज पार्टिकल होता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इस पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, डिफ्लेक्शन तो शो कर ही नहीं सकता। ना तो मैग्नेटिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक, दोनों में तो है ही नहीं। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। रीजन आप सिंपली ये लिखोगे कि एक्चुअली कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते और इसका एक टाइम पर मास भी नहीं, मास ही नहीं होता, तो डिफ्लेक्शन कहाँ शो करे, कोई शो नहीं करता है, ठीक है। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस यूज, ऑब्जेक्टिव हमें पता करना है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस होता है, हम कौन सा यूज करते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कौन सा। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, रुको। जैसे मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ये है आपका बेसिकली कॉन्वेक्स कन्वर्जेंट लेंस। अब देखो कन्वर्जेंट लेंस क्या बनाता है, आपका इमेज कैसे बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। लेंस में जो रियल इमेज बनता है वो राइट साइड में बनता है, इन्वर्टेड मतलब आपके एक्सिस के नीचे। ये गया, ये इमेज बनी यहाँ पे, एक गया ये बनी यहाँ पे, और एक ऐसे जाएगा और ऐसे करेगा, तो इमेज कहने के इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज बनी यहाँ पे, अगर इसका नाम दिया मैंने ए बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो कन्वर्जेंट में कैसे बनी आपकी, रियल मतलब राइट साइड में, और आपके इन्वर्टेड मतलब एक्सिस के नीचे। देखो लेंस और मिरर का ऑपोजिट होता है, लेंस में अगर राइट साइड बनेगा तो रियल होगा, लेकिन अगर यही अगर आपका इमेज मिरर में बनेगा राइट साइड में, तो होगा आपका बेसिकली क्या, इरेक्ट। अगर आप मैं बात करूँ मिरर की रियल इमेज, तो आपके लेफ्ट साइड में बनते हैं, जो कि इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर जो मैं लेफ्ट में अगर इमेज बनेगी तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में क्या बनेगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, याद रखना। लेंस में राइट साइड में इमेज बनती है तो क्या बनता है आपका, रियल। अब देखो यहाँ पे एक और मैंने लेंस लगा दिया कन्वर्जेंट। अब यहाँ से जो जाएगा, ये गया ऐसे, ये बना यहाँ पर, ठीक है, ये बना यहाँ पर, ये बना ऐसे, और ये बना यहाँ पर, तो ये बन जाएगा यहाँ पर दोबारा से। इसका नाम दे दो ए डबल डैश और इसका नाम दे दो बी डबल डैश। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और ये आई पीस लेंस है जो कि जो हम देखेंगे आई पीस लेंस है। देखो ये इन्वर्टेड है, इसके लिए इन्वर्टेड क्या हो जाएगा ये, और इमेज का हमने लेंस के राइट साइड पे तो बनी है। आप इसको देखोगे ये जो है बेसिकली ये खुद इन्वर्टेड है, आप इसका इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, इसका सीधा बन जाएगा, और ये इसके लिए तो लेफ्ट साइड पे है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, राइट साइड पे, क्योंकि कन्वर्जेंट लेंस है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, आपकी रियल बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, वो भी कन्वर्जेंट होता है, और जो आई पीस का लेंस होता है वो भी कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि दोनों ही कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, रियल और आपके इन्वर्टेड। यही तो चाहिए हमें, ये ला करके एक पॉइंट पर फोकस करेगा और ये इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा, तभी तो हम देख पाते हैं जो डिस्टेंट बॉडीज जो होती है, आपकी हेवनली बॉडीज जो होती है, उसको हम इतना क्लियर कैसे देख पाते हैं, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाएगा आपको, ठीक है। तो दोनों ही लेंस कैसे होंगे आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, कन्वर्जेंट होंगे। एक कन्वर्जेंट लेंस एंड अ कन्वर्जेंट लेंस, दोनों का एक ही मतलब है। सॉरी, ऑप्शन डी सही है। मैंने अभी आपको एक फिगर के थ्रू बना के भी दिखाया, ऑप्शन डी आपका सही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट, इसको कोई बताने की मतलब जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत बार हुआ है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये होता है आपका एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, अर्थ है, ये इसके ऊपर का एटमोस्फेयर है। अब स्पेस जो है, स्पेस क्या हो जाएगा आपका रेयर, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, पार्टिकल्स उतने ज्यादा नहीं होते, और एटमोस्फेयर क्या हो जाएगा, डेंसर, ठीक है। अब मान लो ये कोई स्टार है, तो बेसिकली और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो जैसे ये रेयर टू डेंसर में जाएगा तो बेसिकली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे जो स्टार यहाँ दिखना चाहिए तो वो कहाँ दिखेगा, मुझे यहाँ दिखेगा,
मतलब ऐसे करके मुझे वो स्टार यहाँ दिखेगा थोड़ा बहुत, इसीलिए मुझे लगेगा कि बेसिकली स्टार जो है ना ट्विंकलिंग कर रहा है, लेकिन वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा होता, बेसिकली है तो अपनी जगह पे ही वो, ठीक है तो अपनी जगह पे, क्योंकि उसकी लाइट जो आ रही है वो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से मुझे बार बार उसकी पोजीशन चेंज दिख रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार जो है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ट्विंकलिंग नॉर्मली नहीं करते, ठीक है, वो नॉर्मली अपने गैस जो एमिट करते हैं उसकी वजह से आपको ल्यूमिनस दिखेगा, वो ल्यूमिनस बॉडीज दिखेंगी आपको, लेकिन हमें ट्विंकलिंग क्यों करते हुए दिखता है, क्योंकि लाइट जब स्पेस से आपके यहाँ पर आएगा तो रिलेटेड टू डेंसर आएगा, तो बेसिकली आप कह सकते हो थोड़ा सा वो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से अपना पाथवे चेंज करेगा, जिसकी वजह से हमें स्टार्स ट्विंकलिंग दिखाई दे। तो ऑप्शन क्या आपका सही ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डे ग्राफ जनरेटर जनरेट्स, देखो व्हेन डे ग्राफ जनरेटर जो होता है ना, यहाँ पर एक मोटर टाइप का होता है, इस पर आपकी एक बेल्ट घूम रही होती है, रबर बेल्ट घूम रही होती है, और उसके ऊपर ना आपके ऐसे स्टैटिक चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्ज होता है, और एट द एंड क्या निकालता है आपका, ये करंट निकालता है, बेसिकली करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल, ये देखो ये प्रिंसिपल पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इसके चार्ज एक्यूमुलेट हो रखे हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज होंगे कैसे होंगे आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे, क्या जनरेट करता है, तो देखो ये वेन डे ग्राफ जनरेटर जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज और लो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हाई वोल्टेज और लो डायरेक्ट करंट, यहाँ पे जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा, डीसी डायरेक्ट करंट, लेकिन इसका वोल्टेज बहुत ही ज्यादा हाई होगा। वेन डे ग्राफ जनरेटर हम यूज ही तब करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्ट करंट की। यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपके चार्ज कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यहाँ पर अगर मैं रेक्टिफायर लगा दूंगा, यहाँ पर मैं रेक्टिफायर लगा दूंगा तो मैं डीसी टू एसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन बेसिकली मुझे क्यों लगाना है, मुझे डायरेक्ट करंट चाहिए। तो वेन डे ग्राफ जनरेटर जो होता है ना, इसकी एक रबर बेल्ट होती है, रबर बेल्ट ऐसे घूम रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है, तो इस रबर बेल्ट पे ना आपके चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। ये चार्ज कैसे होता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि चार्ज ठहरे हुए हैं आपके, ठीक है। जैसी रबर बेल्ट घूमती है चार्ज आपको ऊपर से नीचे आता रहता है, और एट द एंड आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, लो डायरेक्ट करंट, लेकिन इसका वोल्टेज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तब आप टिक लगाते ये। अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल पूछता कि वेन डे ग्राफ जनरेटर जो होता है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तब आप टिक लगाते ये। लेकिन अगर आपका पूछ रहा है कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप टिक क्या लगाओगे, आप अपना ऑप्शन डी। तो हमें तो भाई पूछा है कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके CDS के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने न्यूमेरिकल भी देखा, न्यूमेरिकल टाइप था, पावर के ऊपर आया था, आपके मोशन के ऊपर आया था, आपके ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस, आपको रिफ्रैक्शन के ऊपर आया था क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के ऊपर आए थे क्वेश्चन आपके। तो कहीं ना कहीं एक आपका ऑप्टिक्स हो गया, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक हो गया आपका मोशन पे से भी क्वेश्चन आया था, आपका जो डिस्टेंस वाला आया था ना 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 वाला, और एक क्या आया था आपका वर्क एनर्जी इन पावर वाला, वर्क वाला भी आया था, और आपका एक मोमेंटम वाला भी आया था जो कि पूछा गया था। मतलब बेसिकली आप क्या क्या करो, इसमें जो वेटेज ज़्यादा थी, मोशन की वेटेज ज़्यादा थी, आपके वर्क एनर्जी की थी, और थोड़ा बहुत कह सकते हो आप ऑप्टिक्स की थी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि अगर ये तीनों चीज़ होती ही होते हैं, आपका मोशन का वेटेज ज़्यादा होता ही होता है, सेम आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन का भी होता है, ऑप्टिक्स का भी होता है। अगर आप ये तीनों ज़्यादा अच्छे से करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इस बार आपको न्यूमेरिकल भी पूछे गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि बच्चे न्यूमेरिकल करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते, क्योंकि बेसिकली उनको लगता है कि हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भाई हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, थोड़ा बहुत वो ये भी देखते कि जो फॉर्मूले जिन्होंने याद करें क्या वो अप्लाई कर सकते भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियस है अगर आपके फॉर्मूले हैं तो उस पर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन खाली फॉर्मूले पढ़े जा रहे लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी फिर वो आपके किसी काम का नहीं आएगा। तो बी श्योर कि आप न्यूमेरिकल भी करो, क्योंकि आपने देखा कि आपके कम से कम 3 न्यूमेरिकल थे, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल आए आपके, तो आपके 10 क्वेश्चन में 3 न्यूमेरिकल है, तो आपको फॉर्मूलेस तो याद करने के साथ साथ उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। तो आज हमने बेसिकली अपनी क्लास में CDS PYQ 2025 सेकेंड का जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हमने 10 क्वेश्चन कवर करे, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।